हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, एकदम फिट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसा लग रहा है अभी तक? अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट किया था और उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज भी हम सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर ही क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। मतलब एक तो गायत्री भी 3 दिन बाद आई है, इसलिए भी ज़्यादा क्वेश्चन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास में कम से कम 7-8 क्वेश्चंस कवर करेंगे और सेक्शन फॉर्मूला पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बाकी के जो 2 या 3 लेक्चर्स और रहेंगे इस चैप्टर पे, जिसमें एक में तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला और उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। क्लास 10th का जो लास्ट टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के साथ साथ हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड एरिया ऑफ पॉलीगॉन भी फाइंड करना सीखेंगे, जबकि उसके वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एरिया फाइंड करना एज फार एज द 10th सिलेबस कंसर्न, और 11th में भी आपको ये बहुत काम आने वाला है। इसमें आपको शॉर्टकट्स भी बताया जाएगा, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। एरिया निकालने में भी शॉर्टकट बताया जाएगा, लेकिन वो शॉर्टकट्स केवल और केवल जब आप एनटीएससी या कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। बोर्ड एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में आप उनको अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। एक बार रिकैप ले लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले मान लो कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है ए बी। अगर ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2, y2 है, और एक पॉइंट P है जो ए बी लाइन सेगमेंट को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट पर ही कहीं लाई करता है तो हम बोलते हैं कि P जो है वो ए बी को m:n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। हमारा पहला जो एम था वो ये था कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो वो हमने x, y एज्यूम कर लिए। x की जो वैल्यू आती है वो आती है इस m की मल्टीप्लाई यहाँ होगी पहले, और n की मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ होगी। यानी कि आएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये x वैल्यू आएगी P के जो कोऑर्डिनेट हैं, मतलब एब्सिसा आ गया P का। और y जो आएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये था जो हमने कल डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट ये था द रेशियो इन विच x axis divides the line segment joining A x1 y1 and B x2 y2 is minus y1 by y2 मतलब जब भी हमें कभी ये बताना है कि एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें, और ये पूछा गया कि इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो जब एक्स एक्सिस पूछा जाएगा तो सीधा आंसर आएगा माइनस y1 बाई y2। अब ये जो वैल्यू है माइनस y1 बाई y2, अगर ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो इंटरनल डिवीजन होता है, और अगर ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आती है तो एक्सटर्नल डिवीजन होता है। यहाँ पर इस माइनस को देख के ये डिसाइड मत करना तो ये तो नेगेटिव ही आने वाला है, वो तो डिसाइड करेंगे y1 और y2 कि ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी कि पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था ऐसा ही y एक्सिस से रिलेटेड। तो द रेशियो इन विच y एक्सिस divides the line segment joining A x1 y1 and B x2 y2 is given by
माइनस x1 बाई x2। मतलब देखो याद रखने का तरीका, जब x एक्सिस का पूछा गया है तो माइनस y1 बाई y2, तब ऑर्डिनेट्स का रेशियो देखा गया है। और जब y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पूछा गया है, तब आपका आंसर आया माइनस x1 बाई x2। यहां भी माइनस x1 बाई x2 की वैल्यू अगर पॉजिटिव रहेगी तो ये इंटरनल डिवीजन होगा, और अगर ये वैल्यू निगेटिव आती है तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। ठीक है। फिर लास्ट में हमने एक क्वेश्चन यहां पर छोड़ दिया था, पूरा डिस्कस नहीं किया था, कि भाई अगर x एक्सिस और y एक्सिस के अलावा आपको कोई तीसरी लाइन दे रखी है, मतलब x एक्सिस y एक्सिस भी अपने आप में लाइन ही होती हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि भाई एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वो एक लाइन सेगमेंट ए बी जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 है, वो उसको किस रेशियो में डिवाइड करती है, यहां से आज का डिस्कशन स्टार्ट होगा अपना। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और फिर कुछ बढ़िया क्वेश्चंस लेंगे इनके ऊपर। ये जो सेकंड और थर्ड पॉइंट मैंने लिखे हैं ये डायरेक्ट जो हैं केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। स्कूल में इनको अप्लाई नहीं करना। स्कूल में कैसे करना वो ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो रिजल्ट करके हेडिंग डालो सब लोग और लिखो द रेशियो in which the line ax plus by plus c equal to 0, the ratio in which the line ax plus by plus c equal to 0 divides the line segment joining a x1 y1 and b x2 y2 is given by और is equal to माइनस ऑफ। देखो ध्यान से देखना पहले, मतलब ये जो फॉर्मूला बनेगा ये तो शॉर्टकट की तरह काम करेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, लेकिन जो इसका प्रूफ मैं बताऊंगा वो तरीका है जिस तरीके से आपको स्कूल में अगर क्वेश्चन पूछा गया ये तो कैसे करना है। राइट, तो माइनस, अब क्या करो, इस लाइन में एक्स और वाई की जगह पहला पॉइंट पुट कर दो, तो क्या आएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ax2, फिर दूसरा पॉइंट पुट कर दो, मतलब ये लाइन में ax2 प्लस by2 प्लस सी। ठीक है, इसको आपको रटना है, RL का मतलब है रट लो, समझ गए बात, रटना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम आएगा। लेकिन इसको ड्राइव कैसे करना है, और मतलब स्कूल में तो जिस तरीके से डिराइव होगा वही प्रोसेस अपनाना है आपको। देखो पहले क्वेश्चन, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ किसी ने बोला ही नहीं कि सी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर तो इक्वल टू सी लिखना तो वो लिख ले। क्या नहीं, वो तो डिपेंड करता ना, सी पहले क्या था, मान लो सी -5 तो उधर जाके पॉजिटिव हो गया ना, तो प्लस सी लिखो या माइनस सी भी लिख लो यहाँ पर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और इक्वल टू सी लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम है आंसर, वो एक ही बात रहती। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या वो समझो। देखो आपको एक लाइन सेगमेंट दिया है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, तो ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, और एक लाइन है, मान लो ये है वो लाइन, इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कोई भी स्ट्रेट लाइन अपने रास्ते में आने वाले हर पॉइंट को सेटिस्फाई करती है, ये बात आपको सबको मालूम है। अब ये लाइन है, ये लाइन इस लाइन सेगमेंट ए बी को जिस पॉइंट पर कट कर रही है, मान लो वो पॉइंट पी है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि पी पॉइंट जो है ना, जब ये ए बी पे लाई करेगा तो ए पी और पी बी का रेशियो क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। यानी कि ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसके मिड पॉइंट से जा रही है, आधा आधा कर दिया इसको, या 2/3 कर दिया, या 1/3 कर दिया, इस टाइप का क्वेश्चन है। बात समझ में आई?
तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि सपोज करो ये जो लाइन है वो इस लाइन सेगमेंट ए बी को k:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। रेशियो निकालने का तरीका बताया था आपको डायरेक्ट, चाहे तो आप mn मान लो या k:1 मान लो। सो प्रूफ देखो, लेट गिवन लाइन divides AB in the ratio k:1। अब हमारा एम जो है वो k की वैल्यू फाइंड करने का है, राइट। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें p के कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या बनेंगे बताओ। देखो ये m का काम कर रहा है, ये n का कर रहा है, और जो x1 y1 और x2 y2 नाम के प्राणी हैं वो तो वही हैं अभी भी। लगाओ फॉर्मूला mx2, यानी कि m कौन है यहाँ पर, k है, तो kx2 बोलो आगे, प्लस इस 1 की मल्टीप्लाई इधर x1 में होगी तो प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। बोलो समझ में आएगी नहीं बात। ये एब्सिसा हो गया। ऑर्डिनेट क्या होगा इसका, ky2, मतलब इसकी मल्टीप्लाई y2 में हो गई और 1 की मल्टीप्लाई किस में होगी, y1 में, तो ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। बोलो सब क्लियर है एकदम, किसी बच्चे को कन्फ्यूजन तो नहीं ना p के कोऑर्डिनेट लिखने में। अब ये जो p पॉइंट है बच्चों, ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पे लाई करता है, इस लाइन पे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन इस पॉइंट p से पास हो रही है, मतलब ये लाइन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, या ये बोलो कि ये पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर है। तो सिंस p लाइज ऑन द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी कि ये वैल्यूज, ये x और y की जगह रखनी पड़ेगी हमें, सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या बनेगा, a इंटू x की वैल्यू क्या बनी, kx1 था ना, नहीं x2 था, ये गलत लिख दिया यहाँ पर, kx2 बोला तो x2 था पर लिख दिया x1, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ये तो x की वैल्यू है, प्लस b, y की वैल्यू क्या है, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1 और प्लस c इक्वल टू 0। ऑल ओके। केवल k को एक तरफ रखना, बाकी सब एक तरफ जाने चाहिए। तो सबसे पहला काम तो क्या किया, k प्लस 1 से इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लो, ताकि ये जो डिनोमिनेटर में k प्लस 1 है इसका कल्याण हो जाए। तो क्या बनेगा, a kx2 प्लस x1 प्लस b ky2 प्लस y1 प्लस c इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू, बोलो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं। इस पूरी इक्वेशन में हमने k प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया। जब आप k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसमें तो था ही नहीं कैंसिल होने के लिए, इसमें तो मल्टीप्लाई ही होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, इतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा, जो अब एक यहाँ से समझो ध्यान से, इधर ध्यान दो, जो k वाले प्राणी हैं वो तो एक जगह करेंगे हम, और बिना k वाले एक जगह। अब देखो, जब इस a की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ से क्या मिलेगा, a k x2, यहाँ से मिलेगा b k y2, और यहाँ से क्या मिलेगा, c k। तो यानी कि जो तीन ब्रैकेट्स हैं, इन तीनों ब्रैकेट्स में जो पहली टर्म है उन सब में k आ रहा है ना, तो वो k कॉमन ले सकते हैं हम। k कॉमन ले लिया मैंने पहली टर्म में, k कॉमन लेने के बाद बताओ यहाँ पर क्या बचा, ax2 बचा पहली टर्म से, तो दूसरी टर्म से क्या बचेगा, by2, तीसरी टर्म से क्या बचेगा, केवल c बचेगा, प्लस ये तो हो गई पहली टर्म। अब दूसरी टर्म देखो, दूसरी टर्म में यहाँ पर क्या बच रहा है, ax1, पहले ब्रैकेट से तो ax1 बच रहा है, दूसरे ब्रैकेट से प्लस by1, और तीसरे ब्रैकेट से केवल c, नहीं c की मल्टीप्लाई भी तो होगी ना अंदर, 1 थोड़ी बचा, c बचा, इक्वल टू 0। यहाँ तक कुछ दिक्कत किसी को, 1% भी, प्रूफ हो गया। देखो ये जो है, ये वाली टर्म ये उठ के उधर चली गई तो माइनस हो गया, और अब मुझे तो केवल k निकालना था, तो ये जो टर्म k के साथ मल्टीप्लाई में है वो इसके नीचे जाएगी डिनोमिनेटर में, यही प्रूफ करना था। देखो
के की वैल्यू निकालना मतलब रेशियो निकालना ये था ना, हैंस प्रूव्ड, नोट इट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। डायरेक्ट जो है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस प्रोसेस को अपनाएंगे। अब एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें दोनों तरीके से करेंगे, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। ऊपर से मिटा दूं? अरे ये 2 लाइन तो लिख ली होंगी। मैंने तो तेरे लिए ही लिखा, तूने बोला था ना इक्वल टू 3 रहा तो कुछ फर्क। हाँ हाँ, तो हो जान दो, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ -3 लेंगे, ऐसा कोई तो नियम थोड़ी है कि पॉजिटिव लेना हमें। हम इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 2x + y - 3 = 0, मतलब a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -3 होगी। जो हमने डेरिवेशन किया उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि a b c के साइन ये है, मतलब a b c आर सिंपली रियल नंबर्स, वो कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। भाई ये अगर हम 2x + y - 3 = 0, तो ये एक अलग लाइन हुई। ये लाइन ए बी को जिस रेशियो में डिवाइड कर रही है 2x + y + 3 = 0 अलग रेशियो में डिवाइड करेगी। लाइन ही अलग अलग है ना, तो रेशियो अलग अलग ही आएगा ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? इस क्वेश्चन में c की वैल्यू -3 होगी। कंफ्यूजन क्या है? मैंने ये बोला था कि उससे इस रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने यहाँ पर c का कोई साइन कंसीडर नहीं किया था, लेकिन c की वैल्यू जो है वो तो लेनी ही पड़ेगी ना भाई। c पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ये बोल रहा हूं मैं। हाँ हाँ, तो इसमें क्या कंफ्यूजन है गौरव? लाइन की, अब मैं समझा तेरा कंफ्यूजन क्या है, c को उधर रख के रखना कि नहीं रखना। लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0 होता है, राइट? अब सुन तो पूरी बात सुन। अब मैं इसको उसी फॉर्म में लिखूंगा तो 2x + y + -3 = 0, ये ऐसा बनेगा। मीन्स c की वैल्यू -3 है। क्लियर? तो c की वैल्यू अगर तूने 3 ली तो मतलब तू अपने हिसाब से एक अपना क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, जो दिया जा रहा है वो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये होगा, दिया तो जा रहा है 2x + y = 3 के हिसाब से कि ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, और तू अपने हिसाब से पहले क्वेश्चन को मॉडरेट कर रहा है, उसके हिसाब से आंसर निकाल रहा है, तो आंसर अलग आएगा ना। और ये ऑप्शन रहता नहीं है, जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना उसी का आंसर करना होता है कि नहीं? ये तो नहीं रहता उसमें लिखा हुआ कि भाई आपको अगर ये नहीं आ रहा है तो इसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से क्वेश्चन बना के आंसर निकाल लो, ऐसा ऑप्शन तो नहीं होता। क्यों रहता है? क्यों गौरव?
अब देखो क्वेश्चन को समझो, पहले मेथड 1 से करेंगे यानी कि एक पूरे प्रोसेस से, और एक बार चलेंगे शॉर्टकट से अपना डायरेक्ट, राइट। तो आपको जो गिवन है वो ये लाइन गिवन है, ये लाइन मतलब ये आपको जो गिवन है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, और जो पॉइंट्स गिवन है उनके नाम हमने ए और बी रख लिए, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो मान लो कि ये है लाइन सेगमेंट ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -5 और बी है 7, 6। अब एक लाइन जो है जो हमें गिवन है, ये लाइन है, मान लो ये लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को मान लो एक पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करती है। P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द लाइन सेगमेंट। अब ये P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने मान लिया कि जो P है वो AB को K:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सब लोग ओके यहाँ तक? अच्छा, A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हम ऐसा मानते ही हैं, B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो अब आप मुझे P के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, बताओ। kx2, तो kx2 करोगे तो कितना आएगा 7k, k की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो 7k आएगा ना, kx2 हो गया, प्लस x1, 1x1 है तो मतलब x1 ही हुआ। x1 की वैल्यू कितनी है -3 बाय k प्लस 1, ये तो इसका x वैल्यू हो गई। गौरव खड़े हो जाओ, y की वैल्यू बताओ। वो तो ठीक है, जो यहां लिखा उसके हिसाब से बता। अच्छा, छः बजे तक खड़ा रहना है। गायत्री बता। 6k प्लस -5 अपॉन k प्लस 1, बिल्कुल सही, शाबाश। देखो इस k की मल्टीप्लाई 6 में हो, k/2 मतलब 6k प्लस 1/1, तो 1 इंटू -5 मतलब -5 ही आएगा, बाय k प्लस 1। ठीक है, ये हो गए P के कोऑर्डिनेट्स। किसी को कुछ कन्फ्यूजन है इसमें? ओके। अब ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन पे लाई करता है, तो सिंस बिल्कुल जैसे प्रूफ किया था ना वही सेम प्रोसेस है। सिंस द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 7k -3 अपॉन k प्लस 1, 6k -5 बाई k प्लस 1 lies on the line 2x प्लस y इक्वल टू 3। तो ये तो x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो x की जगह तो ये डालेंगे और y की जगह ये इस इक्वेशन में। तो 2 इंटू 7k -3 अपॉन k प्लस 1 प्लस y है यहाँ पर 6k -5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ओके, दोनों साइड में k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वो हमने प्रूफ के दौरान भी किया था। जब आप k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर से डिनोमिनेटर से k प्लस 1 गायब हो जाएगा और k प्लस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। तो क्या आया 2 7k प्लस 3 -3 है, सॉरी 7k -3 प्लस 6k -5 इज इक्वल टू 3 पहले से था और इसकी मल्टीप्लाई इधर k प्लस 1 के साथ हो गई। ऑल ओके? अच्छा, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना बना बताओ 14k -6, बाकी तो जनता ऐसे रहेगी यहाँ पर 6k -5, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करो 3k प्लस 3,
जो सेम प्रजाति के प्राणी हैं उनको एक जगह इकट्ठा करो, यानी के वाले प्राणी एक जगह आएंगे सब। तो देखो ये 14K है, ये 6K है, तो टोटल होगा 20K। अब 20K और ये 3 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचा, 17K। और जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ करो, ये -6 और -5, माइनस का 11, नहीं नहीं इधर तो माइनस के हुए ना, -11 हुए, और ये उधर जाएंगे तो, और 3 पहले से था तो 3 + 11 कितना हो गया, 14। तो k इक्वल टू कितना आ गया, 14/17। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। यानी कि ये जो लाइन है वो इस लाइन सेगमेंट ए बी को 14:17 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करती है, क्योंकि k की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। पहले आप लोग इसको एक बार नोट कर लो, फिर इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करते हैं, और ऐसा ही एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे अभी फिर। हाँ, तो अगर कोशिश करेंगे अलग है। तो गौरव भाई फॉर्मूला नहीं याद, मतलब क्या, 1-2 क्वेश्चन ऐसा कौन यकीन करेगा तुझे कोई चीज आती हो और बतानी नहीं आ रही हो। एक चांस रहेगा बैठने का भी, नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आंसर दिया तो बैठा देंगे इसको। अगर किसी ने, अगर किसी नहीं, अगर किसी और ने इससे पहले आंसर दे दिया तो फिर ये खड़ा ही रहेगा। ओके चलो देखो, अब अगर ये यही सेम क्वेश्चन ऐसा एनटीएससी में पूछा गया या ऑब्जेक्टिव में आपके टेस्ट में आया, तो उस केस में आप एक मिनिमम टाइम में इसका आंसर दे सकते हो। देखो ये जो पॉइंट्स हैं ये x1 y1 और ये x2 y2 है, ये x1 y1 है और ये x2 y2। आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू माइनस, पहला काम आपको उस लाइन में जो आपको लाइन गिवन है उसमें पहला पॉइंट पुट करना है। तो क्या आएगा, 2 × -3, क्योंकि x की जगह -3 रखा, प्लस y की जगह क्या रखेंगे, -5, और इस 3 को इधर लेके जाएंगे -3। ये आपने पहला पॉइंट उठा के लाइन में पुट कर दिया, ये आया न्यूमरेटर में। अब दूसरा पॉइंट उठा के लाइन में पुट करो, 2 × 7 + 6 -3। बस इसे सिंप्लीफाई करो, आंसर आ गया आपका। तो क्या आया, माइनस, ये -6 -5 -3, 14 + 6 -3, माइनस ये कितना हो गया, माइनस का 14, और ये कितना हो गया 17, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सीधा सीधा आ गया ना 14/17। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आइए। लिखो एक क्वेश्चन, इसको नोट करके। नहीं, क्वेश्चन तो मिटा दूं, क्वेश्चन मिटा रहा हूं, वो तो 2 बार लिख लिया तुम लोगों ने।
ट्राई करो। मतलब इसमें रेशियो बताना था पिछले क्वेश्चन में, इसमें इस बार जो है ये पी के जो कोऑर्डिनेट है वो भी बताने हैं, बस इतना ही अंतर है। मतलब एक बार के की वैल्यू आ गई, जैसे अगर पिछले क्वेश्चन के साथ कनेक्ट भी करें तो पिछले क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब के की वैल्यू बतानी थी खाली। अभी नया इसमें केवल इतना हुआ है कि वो रेशियो तो बताना ही है आपको, ये भी बताना है कि इस पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो एक बार आपको के मिल गया तो वो के की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो तो पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ना, वही पॉइंट ऑफ सेक्शन है। y इक्वल टू 3, इजी सर इक्वेशन दी, मतलब 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 देने के बजाय सिंपल y इक्वल टू 3 दिया। इससे आसान और क्या हो सकता है, करो। छोटी सी इक्वेशन दी यार, y इक्वल टू 3। ऐसा अच्छा नहीं लग रहा तो y माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख ले इसको। ट्राई करो। कहो तो मैं ये क्वेश्चन समझा देता हूँ फिर दूसरा कर लेना, है आसान है ना। हाँ लो हो गया, जगदीश सर का भी हो गया। -3/7 मतलब 3/7 आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, देखो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे, वो तो रेशियो तो डायरेक्ट लिख लिया आप लोगों ने। मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट ये जो दिया है ना एडिशनल काम, वो इसी वजह से दिया कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया होगा। डायरेक्ट वाले में ज़्यादा विश्वास करते हैं ना, वो शॉर्टकट में तरीके से तो गए नहीं होंगे। अब जब अगर डायरेक्ट सिर्फ रेशियो निकाल ले तो फिर एक पॉइंट ऑफ सेक्शन कैसे निकालोगे बताओ, ये तो सोचना पड़ेगा। गौरव अभी भी चांस है, अगर पॉइंट ऑफ सेक्शन सबसे पहले बता दिया तो भी चल सकता है कम। हाँ है ना, अभी आधा क्वेश्चन बाकी है, बाकी लोगों ने तो रेशियो ही निकाला खाली, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के 3:7। आसान क्वेश्चन है, देखो चलो समझो। ये ए है 4,6, नहीं एक बार मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, बाकी कर लेना खुद से। बी जो है वो -5, -4 है। मान लो ये लाइन है y इक्वल टू 3, तो इस लाइन पे तो y की वैल्यू हमेशा 3 रहने वाली है। y इक्वल 3 होने का मतलब y हमेशा 3 रहेगा, x बदलता रहेगा। तो अब मान लो कि ये इस लाइन सेगमेंट को p पॉइंट पे मिलता है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स मतलब हमें फाइंड करना है, तो kg1 के रेशो मान लिया इसको। अब p के कोऑर्डिनेट गौरव बता दे एक बार, चल वापिस p के कोऑर्डिनेट, अरे देख के बता दे, यहाँ फॉर्मूला लगा दे। हाँ नहीं नहीं आगे बोल। -5k और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6 बाई k+1। ठीक है, शाबाश बहुत बढ़िया, लेकिन अभी बैठने का चांस नहीं है। ओके, तो ये p के कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन ये जो पॉइंट p आपने फाइंड आउट किया है ये कौन सी लाइन पे लाई करता है? y इक्वल टू 3 पे। इसका मतलब ये वैल्यू तो 3 होनी चाहिए इस पे भी। तो सिंस p लाइज ऑन y इक्वल टू 3, इसका मतलब p के कोऑर्डिनेट्स कुछ भी रहे उसका y कोऑर्डिनेट तो 3 रहेगा। तो y इक्वल टू 3 पे लाई करता है, तो इसका मतलब -4k + 6 बाई k+1 इज इक्वल टू 3।
इसके बाई 1 माना और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 3k प्लस 3 इज इक्वल टू -4k प्लस 6। सेम प्रजाति के प्राणी एक तरफ करो, तो 4 और 3 7, 7k हो गए और इक्वल टू 3, यानी कि k की जो वैल्यू आ रही है वो 3/7 आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को 3:7 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करती है। अब बात आती है कि k की वैल्यू निकालने के बाद पॉइंट ऑफ सेक्शन भी निकालना था, तो p में k की वैल्यू 3/7 रख दो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर लिख लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शॉर्ट में POI का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। p के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, k की वैल्यू रखो -5 × 3/7, k की वैल्यू 3/7 है, +4/k + 1 यानी कि 3/7 + 1 कॉमा -4k, तो -4 × 3/7 प्लस कितना है 6 अपॉन 3/7 + 1। ओके, 13/10, गुड, बैठ जाओ। तो सिंप्लीफाई करके भाई 13/10, ये आएगा आंसर। ओके, अब ऐसे तो उम्मीद कर सकते हो मैं तुम लोग सिंप्लीफाई कर लोगे इसको। 10 साल हो गए मैथ्स पढ़ते हुए, 10th में आ गए, मतलब फर्स्ट से चालू कर दिया था। हाँ, अरे वो टेबल वेबल तो याद करना चालू कर ही देते हैं यार, वही आती मेन तो काम सब जगह। 5th क्लास में मुझे 40 तक की टेबल याद थी, अभी नहीं है। वो सबको रहती। 50 तक 5th में, इतना तो लंबा समय भी नहीं हुआ, सारी भूल गए क्या? याद करवाता हूँ, कल 20 तक टेबल सुनी जाएगी सबसे, बाकी की 8 कर लेना। नेक्स्ट क्लास में परसों 20 तक की टेबल कंपलसरी है सबके लिए, सुनानी ही है, लिख के नहीं दिखानी, सुनानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे वो बताऊं, मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू कैसे रखेंगे। पॉइंट ऑफ सेक्शन के लिए तो यही करना पड़ेगा हमें, लेकिन इस लाइन को देख के जैसे स्टार्टिंग में भी ये गौरव भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ था कि कैसे रखना वैल्यू, बाकी लोग भी हुए होंगे और होते भी हैं, ऐसा नहीं है जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन उठाया था y = 3 लिखना। तो देखो, जब भी ऐसी कोई लाइन आए ना, जैसे y = 3 लिखा है, इसमें x तो है नहीं, लेकिन आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ध्यान दो गौरव, 0x और ये है 1, तो +1y -3 = 0, ऐसे है लाइन। ओके, अब जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू माइनस, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है हमें। देखो, सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट पुट किया जाएगा, तो 0 × x की वैल्यू क्या है पहले पॉइंट में 4, 0 × 4 + 1 × 6 -3, पहले भी तो ऐसे ही कर रहे थे। और -5 -4 रखेंगे, 0 × -5 + 1 × -4 -3, तो माइनस, ये तो 0 हो गया, 6 - 3 = 3, और ये 0 हो गया, -4 - 3 -7, तो इससे इसका कल्याण 3/7। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर y = 3 की जगह x = 3 होता, तो क्या बनती लाइन फिर, x + 0y -3 = 0, तब ऐसा लिख सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के लिए। आ गया क्या समझ में? पक्का? चल कर एक क्वेश्चन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं, 0 0, लिखो द ओरिजिन O, ओरिजिन O है O, कॉमा B -6, 9, मतलब ओरिजिन O हो गया, फिर B -6, 9 एंड C 12, -3।
आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, फुल स्टॉप। पॉइंट P डिवाइड्स OB, चलो यहां देख के लिख लो तुम लोग, नहीं तो एक दूसरे कॉपी में देख रहे। द ओरिजिन O B -6,9 and C 12, -3 are the vertices of triangle OBC, are the vertices of triangle। बाहर जाने का मूड लग रहा है क्या? लग तो रहा मुझे। पॉइंट P डिवाइड्स OB in the ratio 1:2, divides OB in the ratio 1:2, and point Q divides OC in the ratio 1:2, in the ratio 1:2. Find the coordinates of points P and Q. Find the coordinates of points P and Q. Also show that PQ is equal to 1/3 BC, PQ equal to 1/3 BC। ओके, देखो ओरिजिन जो है ओ वो तो 0 0 हो गया, उसके कोऑर्डिनेट इसीलिए ओरिजिन लिखा था, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता है। ट्रायंगल में जो ट्रायंगल OBC है, मान लो ये ट्रायंगल है वो OBC, ये O है, ये B है और ये C है। ये 0 0 है। B के कोऑर्डिनेट्स जो है वो -6,9 है और C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 12, -3 है। राइट। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक पॉइंट P है जो OB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। OB लिखा हुआ तो जो पॉइंट पहले लिखा है ना उसकी तरफ से चलेंगे हमेशा, ठीक है। अगर BO लिखता तो B की तरफ से 1:2 होता। तो P जो पॉइंट है वो OB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। Q जो है वो OC को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो मान लो कि पॉइंट P ये है और Q ये है। ये ट्रायंगल ऐसा बना दे कि जैसा लग रहा है दोनों साइड बराबर लेंथ की है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। आप इसको एक्सटेंड करके थोड़ा उधर की तरफ बना सकते हो, है ना। तो ये पॉइंट P है और जो OB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। जो Q पॉइंट है वो OC को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। राइट। तो इसमें पहला सवाल तो ये पूछा गया कि भाई P और Q के कोऑर्डिनेट्स बताओ, एक बात। दूसरा, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो PQ है, PQ ये BC का 1/3 है। तो मतलब तो डिस्टेंस फॉर्मूला से लगेगा पता। अगर हमें एक बार P और Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम PQ की लेंथ बता सकते हैं ना, और BC के तो हम लेंथ अभी भी बता सकते हैं क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम है। जब हमें इन दोनों की लेंथ मिल जाएगी तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये रेशो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को प्रूफ करना तो आना ही चाहिए। चलो, तो मेन काम जो है यहाँ पर वो P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का है। P के कोऑर्डिनेट्स मैं बता रहा हूँ कि कैसे फाइंड करने हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल वैसे ही आप लोग फाइंड करेंगे। देखो ध्यान से, ये O
पी बी, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए, केवल ओ पी बी पे फोकस करो। यहां पर अलग से लिख लेता हूं, ये ओ है, ये पी है और ये बी है। ओ जो है वो 0 0 है, पी के बारे में पता नहीं है, पता करना है। बी क्या है, -6,9। तो ये इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, और क्लियर दिख रहा है इंटरनली डिवाइड करता है, क्योंकि पी तो उसी भी है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं ये मान लूं कि भाई इसके कोऑर्डिनेट्स सपोज करो α1, β1 है। अब अल्फा बीटा देख के क्वाड्रेटिक की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, मतलब ऐसे ही नाम रखा है खाली, है ना। या x1 y1 मान लो, x1 y1 मान लो भाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्स वाई इसलिए नहीं मान रहे कि फिर क्यू के भी मानने हैं, तो उसके x2 y2 मान लेंगे, है ना। तो x1 y1 चाहिए। अब देखो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, अब यहां ये m का काम कर रहा है, ये n का काम कर रहा है, ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2। भाई ये m है, ये n है, ये आपका x1 y1 है, इसका नाम y1 हटाई देते हैं, x डैश y डैश लिख लेते हैं, और ये x2 y2 है। फॉर्मूले में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो x डैश क्या होगा, x डैश m x2, तो m की मल्टीप्लाई यानी कि 1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ होगी, तो 1 इंटू -6 प्लस n यानी कि 2 इंटू x1, कितना है x1 0, अपॉन m प्लस n मतलब 1 प्लस 2। बोला समझ में आया कि नहीं। और y डैश क्या होगा, y डैश क्या होगा, my2 यानी कि 1 इंटू 9 प्लस n इंटू y1 मतलब 0 अपॉन m प्लस n। ऑल ओके। देखो ये -6, ये 0, तो -6/3 मतलब -2, और ये 9/3 मतलब 3। तो p के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो -2,3 आ गए, तो ये आ गया p -2,3। अब इसी तरीके से आप लोग q फाइंड करो और q के कोऑर्डिनेट्स बताओ। जब आपको q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे तो आप p और q में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसकी लेंथ निकालेंगे, b और c में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के उसकी लेंथ निकालेंगे, और आपको ये देखना है कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएगा ही, अगर लेंथ सही आई तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि भाई q के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, वो आप लोग देख लेना क्या आएंगे q के कोऑर्डिनेट्स। 4,-1, बिल्कुल सही, वाह गौरव। तो रोज तो 15 मिनट खड़ा कर ले करेंगे, स्पीड दिमाग तो काम करेगा प्रॉपर, है कि नहीं। तो q के कोऑर्डिनेट्स 4,-1, राइट। इसके आगे का पार्ट आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला की ही कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, बट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। ओके, so till then be happy and keep learning. Thank you.